दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ऊंची उड़ान। क्या है राधा की कहानी। जाड़े की कुनकुनी धूप में बैठी मैं कई दिनों से अपने अधूरे पड़े स्वेटर को पूरा करने में जुटी थी। तभी अचानक मेरी बचपन की सहेली राधा ने आकर मुझे चौंका दिया। क्यों राधा, तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपनी सहेली से मिलने की? तुमने बेटे की शादी क्या की, मुझे तो पूरी तरह भुला दिया। कितनी सेवा करवाओगी और कितनी बातें करोगी अपनी बहू से। कभी कभी हम जैसे को भी याद कर लिया करो। कहा कि और कैसी बातें, मेरी बहू को तो अपने पति से ही बातें करने की फुर्सत नहीं है। मुझसे क्या बातें करेगी और क्या मेरी सेवा करेगी। मैं तो 6 महीने से घर छोड़कर एक वृद्धा आश्रम में रह रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोलती उस राधा से जिसने अपने सारा जीवन, अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए होम कर दी थी। आज उसी बेटे ने उसके सारे सपनों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। अपने बेटे मधुकर के लिए राधा ने क्या नहीं किया। अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे, अपने भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर उसे मसूरी की प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेजा। इस सब के लिए उसे घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वह हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर खुशी खुशी सब सहती रही। जब भी मिलती अपने बेटे की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती। वह अपने बेटे को खरा सोना कहती। मैं बहुत कुछ समझ रही थी, पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बात बदल कर नेहा की पढ़ाई और शादी पर ले आई। शाम ढलने से पहले ही राधा आश्रम लौट गई, पर छेड़ गई अतीत की यादों को। बन उस अतीत में विचरण कर रहा था जहाँ कभी मेरे और राधा के बचपन से युवावस्था तक के पल गुजरे थे। राधा मेरे बचपन की सहेली और सहपाठी थी। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करती थी। 10th की परीक्षा में पूरे बिहार में 10वें स्थान पर रही थी। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसके पिता ने 12वीं की कक्षा परीक्षा समाप्त होते हुए विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी इस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद उसे आशा थी कि शायद पति की सहायता से अपना सपना पूरा कर पाएगी, पर उसका पति तो एक तानाशाह किस्म का था जिसे लड़कियों की पढ़ाई से चिढ़ थी। इसलिए उसने डॉक्टर बनने के रहे सह विचार को भी तिलांजलि दे दी और अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह अपनी शादी में रम गई तो कुदरत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को भरी जवानी में खो दिया। वह अपने 3 वर्ष के अबोध बेटे मधुकर और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रह गई। वैद्यों ने भले ही उसे तोड़ दिया था, पर उसने अपने आप को दीनहीन नहीं बनने दिया। हिम्मत नहीं हारी, भाग दौड़ कर अपने पति के बिजनेस को संभाला, पर अनुभव के अभाव में उसे सही ढंग से चला नहीं पाई। फिर भी खर्च के लायक पैसे आ ही जाते थे। उसके पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए कोई करीबी भी नहीं था जो उसे किसी प्रकार का संरक्षण दे। फिर भी उस कर्मकांड औरत ने हार नहीं मानी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। राधा के घोर परिश्रम का ही परिणाम था कि मधुकर आज ITI से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद के प्रसिद्ध कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी ऊंचे पद पर काम कर रहा था। अपने बेटे की सफलता पर गर्व से दमकती राधा की तृप्त मुस्कान देख मुझे लगता अंततः कुदरत ने उसके साथ न्याय किया। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं, पर आज स्थिति यह है कि वह वृद्धा आश्रम में आ गई है, वह भी अपने बेटे की शादी के मात्र 1 साल बाद ही। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मेरे मन के परेशानी को नेहा ने न जाने कैसे बिना बोले ही भांप लिया था। बोली, क्या बात है मामा, जब से राधा मौसी गई हैं आप कुछ ज़्यादा ही परेशान और खोई खोई लग रही हैं। मैं आज यही सोच रही हूँ कि इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है कि आज के उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के भी अपने रिश्ते को अहमियत देने के बदले पैसों के पीछे भागते हैं। इनके आचरण इतने घटिया हो जाते हैं कि ना माता पिता को सम्मान दे पाते हैं, ना ही उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं। क्या फ़ायदा है इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाकर, जहाँ के शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, आचरण और संस्कार का नहीं। मामा, आपको बुरा लगेगा, पर आप हमेशा अपने संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देती हैं और यह भूल जाती हैं कि समय में परिवर्तन के अनुसार इनमें भी बदलाव स्वाभाविक है।
आधुनिक युग में शिक्षा नौकरशाही प्राप्त करने को साधन मात्र रह गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए आचरण चंद लाइनों में लिखी इबारत होती है। फिर आचरण का मूल्य ही कहाँ रह गया है। शिक्षक भी क्या करें, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मान लोग पैसों से तौलते हैं। जब माता पिता को बच्चे के आचरण से ज़्यादा किताबी ज्ञान प्राप्त करने की चिंता रहती है, तो शिक्षक भी यही सोचते हैं कि भाड़ में जाए संस्कार और संस्कृति। जिसके लिए वेतन मिलता है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अर्थ ही आज के समाज में लोगों का कद तय करता है। इसी सोच के कारण अर्थ के पीछे भागते लोगों के अंदर भूगोल विलासिता इतनी बढ़ गई है कि उन्हें उसूलों और मानवता के लिए आत्म बलिदान जैसी बातें मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद लगती हैं, और करीबी रिश्ते व्यर्थ के माया जाल लगते हैं, जो उन्हें मिली शिक्षा और संस्कार के हिसाब से सही है। अगर आप अपने अंदर झांकिएगा तो आपको खुद अपनी बातों का खोखलापन नजर आएगा, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे भागने की प्रेरणा सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता से ही मिलती है, जो अपने बच्चों को अच्छा व्यक्ति और नागरिक बनाने से ज़्यादा इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करें, उनके नंबर हमेशा अपने सहपाठियों की तुलना में ज़्यादा हों, यहाँ तक कि अपने बच्चों के अभ्युत्थान के लिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा संसाधन प्रयोग करते हैं, जिसका बोझ कहीं ना कहीं बच्चों के दिलो दिमाग पर रहता है। माता पिता की यही शिक्षा के रचनात्मक विकास के बदले तनाव, चिंता और आक्रोश का कारण बनती है, और कभी कभी आत्महत्या का भी। मामा, क्या अब भी आपको लगता है कि सारा दोष इस नई पीढ़ी का ही है? अगर लड़कियां रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को अहमियत दे रही हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी यह सोच उनके अपने ही माता पिता और बदलते समय की देन है। पुरुष तो वैसे भी भावनात्मक तौर पर इतने अहमवादी होते हैं कि अपने करियर को परिवार के लिए विराम देने की बात सोच भी नहीं सकते, तो लड़कियां ही सारे त्याग क्यों करें? यह आपसी टकराव सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस स्थिति को आपसी समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है, नई पीढ़ी को कोसने से नहीं। चुप क्यों हो गई? और बोलो। नैतिक मूल्यों को त्याग, सिर्फ भौतिक साधनों से लोगों को सुखी बनाने की बातें करो। यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं कि समाज और परिवार को त्याग, प्यार, ममता और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को भूल सिर्फ अपने लिए जीने की बातें करो। जैसे मधुकर ने अपने सुखों के लिए अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम भेज दिए। मुझे पता है भविष्य में तुम भी मधुकर के नक्शे कदम पर चलोगी, क्योंकि मधुकर कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जहाँ तक मेरी बात है मामा, वह तो बात की बात है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, पर एक बात जरूर है कि राधा मौसी की वृद्धा आश्रम जाने की बातें सुन मधुकर से आपको ढेर सारी शिकायतें हो गई हैं। पर जैसे आप राधा मौसी को समझती हैं, मैं मधुकर को समझती हूँ। सच कहूँ तो राधा मौसी अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कभी आपने सोचा है संतान का कोई भी कर्म, सफलता या विफलता, सब कहीं न कहीं उसकी माता पिता की सोच और परवरिश का परिणाम होता है। वह राधा मौसी ही थी जिन्हें कभी जुनून था कि उनका बेटा हमेशा अव्वल आए। वह इतनी ऊंची उड़ान भरे कि कोई उसके बराबर ना आने पाए। नाते रिश्तेदार सब कहें कि देखो यह राधा का बेटा है, जिसे राधा ने अकेले पति के बिना ही कितने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। वहाँ विरले ही पहुँच पाते हैं। आपको याद है मामा? याद कैसे नहीं होगा। राधा मौसी अपना हर फैसला तो आप ही की सलाह से ही लेती थी। मधुकर की दादी यमुना देवी जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उनके प्राण अपने बेटे की अंतिम निशानी मधुकर में अटके हुए थे। बराबर उसे बुलवाने का अनुरोध कर रही थी। उस समय मधुकर दिल्ली में IIT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर राधा मौसी ने उसे पटना बुलाना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना था कि अगर वह फ्लाइट से भी आएगा तो भी 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे और फिर दादी को देख डिस्टर्ब हो जाएगा। वह अलग, उन्होंने यमुना देवी की बीमार होने तक की सूचना मधुकर को नहीं दी, क्योंकि मधुकर भी अपनी दादी से बेहद प्यार करता था। यहाँ तक कि यमुना देवी का देहांत हो गया तब भी मधुकर को सूचित नहीं किया। मधुकर का जब IIT में चयन हो गया और वह पटना आया तब उसे पता चला कि उसकी दादी नहीं रही। वह देर तक फूट फूट कर रोता रहा, पर राधा मौसी अपनी गलती मानने के बदले अपने फैसले को सही बताती रही। ऐसा कर मधुकर के अंदर स्वार्थ का बीज तो खुद उन्होंने ही डाला। अब वह हर रिश्ते नाते और अपनी खुशी तक को भूला सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहा है। तो क्या गलत कर रहा है माँ?
माँ का ही तो अरमान पूरा कर रहा है। मधुकर राधा मौसी की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। उसने अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी की। उसके बदले वह अपनी माँ से सिर्फ इतना ही चाहता था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसके साथ राधा मौसी उसकी शादी करवा दे। उसकी बात मानने के बदले राधा मौसी ने हंगामा बरपा दिया, क्योंकि उन्हें जुनून था कि उनकी बहू भी ऐसी हो जो नौकरी के मामले में उनके बेटे से कतई 19 न हो। मधुकर जिससे प्यार करता था वह लड़की अभी पढ़ रही थी। अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने मधुकर की एक नहीं सुनी, ना ही उसकी खुशियों का ख्याल किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह मखमल में टाट का पाबंद नहीं लगाने देंगी। उन्होंने अपनी जान देने की धमकी देकर मधुकर को फैसला मानने पर मजबूर कर दिया और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की रश्मि से करवा दी। अपनी सोच के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के जीवन को एक नई दिशा दी, अपनी सारी पूरी की। पर अब हाल यह है कि बेटा बहू दोनों काम के बोझ तले दबे हैं। कभी मधुकर घर से महीने भर के लिए बाहर रहता है तो कभी रश्मि, तो कभी दोनों ही एक दूसरे के लिए भी दोनों ना समय निकाल पा रहे हैं, ना ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोच पा रहे हैं। फिर राधा मौसी के लिए वे कहाँ से समय निकाले। दोनों में से कोई भी अपनी तरक्की का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। रश्मि वैसे अच्छी लड़की है पर अपने करियर से समझौता करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। यह सोच उसको अपनी माँ से मिली है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बचपन से ही उसमें यह जुनून इसलिए भर गया कि वह लोगों को दिखा सके कि उनकी बेटी किसी के लड़के से कम नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए पर मामा किसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी होती है अब आपसे अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपने नज़रिए से सोचते हैं तो वह अपने लिए सही हो सकता है पर दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं कि सही हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा पर राधा मौसी ने अपना हर फैसला खुशियों को केंद्र में रख कर लिया, जो उनके लिए ज़रूर सही था पर मधुकर के लिए नहीं। अपने फैसले का परिणाम वे खुद तो भोग ही रही हैं। कहीं ना कहीं मधुकर भी अपने प्यार को खो देने का गम भुला नहीं पा रहा है। नेहा की बातें सुन मैं हतप्रभ रह गई। वास्तव में हम अपने बच्चों में करियर को लेकर ऐसा जुनून भर देते हैं कि पूरी उम्र उनकी ज़िंदगी मशीन बनकर रह जाती है। नेहा के अत्यधिक बोलने और आंखों में स्पष्ट असंतोष और झिझक देख मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैं अपने को रोक नहीं सकी, बोली, कहीं मधुकर तुमसे तो प्यार नहीं करता था। मेरी बातें सुन वह पल भर को चौंकी, फिर अचानक उठ खड़ी हुई जैसे अपने मन की वेदना को संभाल नहीं पा रही हो और मेरे गले से आ लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चिम सभ्यता की चकाचौंध में हमारी आंखें इस कदर चौंधिया गई हैं कि हम समृद्ध और ऐसा आराम की चीज़ों को ही अपनी सच्ची खुशी समझने लगे हैं। हालांकि जल्द ही हमें उनसे ऊब होने लगती है। अगर हम गहराई से देखें तो यही विलासिता आगे चलकर अकेलेपन और सामाजिक असुरक्षा का कारण बनती है। नई पीढ़ी के इस भटकाव का कारण कहीं न कहीं उसके माता पिता ही होते हैं। फिर मैं उसके बाल सहलाते हुए बेहद आत्मीयता से बोली, मैं मानती हूँ कि बड़ों की गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा तुम दोनों को मिली। फिर भी अब तो यही कहूँगी कि अतीत को भुला आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी मंजिल कभी मधुकर था, अब नहीं तो ना सही मंजिल और भी है। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।